दिसंबर 2021 में एक मिग 21 विमान क्रैश होता है जिसमें इंडियन फाइटर पायलट की जान चली जाती है। 2021 में 5 मिग 21 क्रैश हुए जिनमें 3 में पायलट की डेथ हो गई। पिछले 5 साल में तकरीबन 10 से ज़्यादा मिग 21 क्रैश हुए हैं। 2012 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि तकरीबन 400 मिग 21 विमान 1971 से 2012 के बीच क्रैश हुई, जिनमें 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, जिनमें 171 तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही थे। हमने लगभग 850 मिग 21 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए थे इंडियन एयरफोर्स में, जिनमें आधे से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। आज भी हमारे पास 113 ऐसे मिग 21 हैं जो ऑपरेशनल स्टेज में हैं। अगर मिग 21 की बात की जाए तो मिग नाम मिक्योन ग्रोविच कंपनी का है। मिक्योन ग्रोविच और सुखोई रशियंस की 2 मेजर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज रही हैं। मिक्योन ग्रोविच को मिक्योन और ग्रोविच ने 1939 में एस्टेब्लिश किया था। इसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रशियंस के लिए एक अहम रोल प्ले किया था। ज़्यादातर एयरक्राफ्ट इसी कंपनी ने डेवलप किए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था, वहीं दूसरी ओर सोवियत यूनियन खड़ा हो गया था। इस दौरान कोल्ड वॉर में कई नए नए तरह के एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा रहे थे। इसमें मिग ने मिग 15, 17 और 19 के बाद मिग 21 पे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इसकी पहली मेडन फ्लाइट 1955 में कंडक्ट की गई, जबकि दुनिया ने इसको पहली बार मॉस्को एयर शो में 1956 में देखा। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें अटैकिंग और इंटरसेप्टर दोनों की खूबियां मौजूद थी। ये एक सुपरसोनिक जेट था। ये मेनली एज अ इंटरसेप्टर डेवलप किया गया था। इंटरसेप्टर ऐसे एयरक्राफ्ट हुआ करते थे जो हल्के, छोटे और क्विक हुआ करते थे। ये हाईली मैन्यूवरेबल होते थे, जिसकी वजह से इनको टारगेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। जब भी किसी कंट्री के बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट किया जाता था तो इन्हीं इंटरसेप्टर्स का यूज किया जाता था, क्योंकि ये वॉर जोन में बहुत जल्दी पहुंचते थे और ये हाईली मैन्यूवरेबल होते थे, जिसकी वजह से इसको टारगेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। मिग 21 के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड को ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया था फिश बैड। ये नाम का कोई मतलब नहीं होता है, बस उन्होंने एक रैंडमली एक नाम दे दिया था इस एयरक्राफ्ट को, और इसको एक बलालका नाम से भी जाना जाता था। बलालका का मतलब होता है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, लाइक तानपुरा या गिटार के जैसा। मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स में 1960s में इंडक्ट किया गया था। पहले इसके कुछ एयरक्राफ्ट डायरेक्ट रसिया से इनबिल्ट मंगाए गए थे, जबकि बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशियंस के साथ डील की थी, जिसके बाद 52 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए गए। ऐसे करके हमने तकरीबन 850 एयरक्राफ्ट परचेज किए थे। अगर दुनिया की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा मिग 21 को प्रोड्यूस किया गया है। मिग 21 दुनिया का मोस्ट प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है। ये दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट और तकरीबन 60 देशों में फ्लाई कर चुका है, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने इसको रिटायर कर दिया है। यहाँ तक कि रशियन एयरफोर्स ने भी इसको रिटायर कर दिया है। इसका एक सिमिलर वर्जन चाइना के पास भी है। चाइना का जो चेंगडू J7 एयरक्राफ्ट वो बिल्कुल सिमिलर है मिग 21 के जैसा। ये कॉपीड वर्जन नहीं है। चाइना ने रशियंस के साथ एक डील की थी जिसमें उन्होंने मिग 21 को एज ए चाइनीज वेरिएंट डेवलप करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसमें छोटे मोटे चेंजेस भी किए थे। इस एयरक्राफ्ट को और भी कई देशों में बेचा गया था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस चेंगडू J7 को खरीदा। ये बिल्कुल मिग 21 के जैसा ही दिखता था। इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किए जाने के बाद इसके रिटायरमेंट की डेट 1990s थी, लेकिन हमने इसमें और मॉडिफिकेशन करके इसको एक्सटेंड कर दिया गया। मिग 21 एक सुपरसोनिक जेट है जो मैक 2 तक की स्पीड हासिल कर सकता है। ओवर द टाइम हमने इसमें कई सारे बदलाव किए हैं। आज ये मिग 21 बाइसन के नाम से इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दे रहा है। अगर मिक्योन कंपनी की बात की जाए तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने काफी कम हो गए। धीरे धीरे इस कंपनी को सुखोई के साथ मर्ज कर दिया गया और आज की डेट में सुखोई और मिग 21 तथा और कई छोटी ऐसी कंपनियां थी रशियंस में, और उन सब कंपनी को मर्ज करके एक पेरेंट कंपनी बना दी गई, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। आज यही इन सारी कंपनियों को देखती है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम आज भी इस एयरक्राफ्ट को क्यों यूज करते हैं, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है। MiG-21 को सर्विस देते तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स में इस विमान को आज भी यूज करने की सबसे बड़ी वजह हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी का होना है। हमारे पास आज भी विमानों की शॉर्टेज है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हमारे पास तकरीबन 41 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए थी। एक स्क्वाड्रन 16 से 18 जेट आते हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन ही हैं, और जिनमें से 4 स्क्वाड्रन MiG-21 की हैं। ये भी 2024 और 25 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। ऐसे में हमारे पास विमानों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए MiG-21 को फ्लाई करना हमारी मजबूरी है। 2008 में इंडियन एयरफोर्स ने 126 मल्टी रोड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने के लिए सरकार को कहा था, मगर ये डील खिसकते खिसकते 36 राफेल पे आ गई, वो भी अभी तक कंप्लीटली परचेज नहीं किए गए हैं। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस को इंडक्ट किया गया, लेकिन ये भी अभी इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिले हैं। 2030 तक कंप्लीटली तकरीबन 100 से 120 एयरक्राफ्ट हमको मिलेंगे, उसके बाद भी विमानों की शॉर्टेज रहेगी। और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही बना हुआ है, जिस तरह के रीजन में हम लोग रहते हैं और जिस तरह का अग्रेशन इस वक्त बॉर्डर पे है, उस हिसाब से हमारे लिए विमानों की शॉर्टेज सबसे बड़ा कंसर्न है। सन 2000 से पहले जो टोटल फ्लाइट आवर्स हुआ करते थे इंडियन एयरफोर्स में, उसमें आधे से ज़्यादा फ्लाइट आवर्स तो सिर्फ MiG-21 के हुआ करते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे पास उस वक्त ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में हम लोग MiG-21 को एज अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट यूज़ करते थे, लेकिन 2000 के बाद हमने ब्रिटेन से हॉक्स खरीदे जो स्पेशल ट्रेनिंग विमान थे। यही एक बड़ी वजह है कि जो नंबर है क्रैश का वो बहुत बड़ा है इन एयरक्राफ्ट में। ओवर द टाइम इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से इसको कई और नाम भी दिए गए, जैसे विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन। किसी एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें उसकी एक्सपर्टीज हासिल हो जाती हैं। 1963 में ये एयरक्राफ्ट हमारे पास होने के बावजूद भी हम इसे 1965 की वॉर में यूज नहीं कर पाए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह एक यही रही थी कि हमारे पायलट्स इनको यूज करने में उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। तो किसी एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने और उसकी एक्सपर्टीज हासिल करने में हमें बहुत टाइम लगता है। ये ठीक वैसा ही कि जैसे आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन आपको उसके फंक्शन समझने में काफी दिन लग जाते हैं और उसको फ्लूइडली यूज करने के लिए हमें कई महीनों का वक्त लगता है। ठीक वैसे ही एक एयरक्राफ्ट को जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पायलट्स को उसमें एक्सपर्ट बनने में काफी टाइम लगता है। अगर हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम उस एयरक्राफ्ट को उतनी इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते जैसे कोई और देश कर रहा है। इन एयरक्राफ्टों में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि इनका जो इंटरनल फ्यूल टैंक था वो काफी ऊपर पोजीशन किया गया था, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी अनस्टेबल हो जाते थे। इनको स्टेबल करने के लिए एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स कैरी करने पड़ते थे। ये कुछ मेन वजहें थी जिनकी वजह से इस एयरक्राफ्ट का जो क्रैश नंबर है वो काफी बड़ा हो गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हम इन एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द रिप्लेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ।